नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिंदी भाषा बोध चैनल हमारे हिंदी विषय की विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, पीएससी, असिस्टेंट प्रोफेसर आदि में जो विषयवार जानकारियां होती हैं, पाठ्यक्रम होते हैं, उन पर बातचीत करता है। और इसी के अंतर्गत हम आज पुरस्कार कहानी जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है उस पर बातचीत करेंगे। और मित्रों, अगर आपको ये चैनल और इस पर की जाने वाले प्रयास जिससे आपको थोड़ी भी सहायता मिल रही हो तो इसे अवश्य बताएं। और अगर आपको ये प्रयास अच्छे लग रहे हों तो इस चैनल को अवश्य ही लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और आज हम बिना समय व्यर्थ गवाए जयशंकर प्रसाद जी पर बातचीत करते हैं, क्योंकि उन्होंने ही पुरस्कार कहानी लिखी है। तो पहले उनके बारे में जानकारी लेंगे। लेखक परिचय हम सबसे पहले लेते ही हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 को हुआ और मृत्यु 15 नवंबर 1937 को हुई। याद रखिएगा, 1889 जन्म, 30 जनवरी 1889 जन्म और 15 नवंबर 1937 को इनकी मृत्यु हुई। ये हिंदी कवि, नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार तथा निबंध लेखक थे। ये हिंदी के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक है। अब छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभ कौन कौन से हैं आपको याद होना चाहिए। जैसे ही आपको 4 प्रमुख स्तंभों के बारे में बात की जाए छायावादी युग के, तो प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी का नाम आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। प्रसाद, पंत और निराला। प्रसाद को हम ब्रह्मा कहते हैं, छायावाद का ब्रह्मा कहते हैं। पंत को विष्णु कहते हैं छायावाद का, और निराला को महेश कहते हैं छायावाद का। इसी प्रकार 2 त्रयी थी छायावाद की, ये भी याद रखना है आपको। एक लघु त्रयी थी जिनमें 3 वर्मा थे। किस प्रकार से याद रखना है ये भी आपको बताया जा रहा है। 3 वर्मा थे जिसमें एक महादेवी वर्मा थी, राम कुमार वर्मा थे और भगवती चरण वर्मा थे। और एक लघु त्रयी के अलावा एक बृहद त्रयी भी थी जिसमें 3 मुख्य रूप से नाम हमें निकल के आते हैं, जो प्रसाद, पंत और निराला, ये बृहद त्रयी के अंतर्गत थे। तो आगे हम पढ़ते हैं। उन्होंने हिंदी काव्य में एक तरह से छायावाद की स्थापना की, जिसके द्वारा खड़ी बोली के काव्य में न केवल कमनीय माधुर्य की रस सिद्ध धारा प्रवाहित हुई, बल्कि जीवन के सूक्ष्म एवं व्यापक आयामों के चित्रण की शक्ति भी संचित हुई और कामायनी तक पहुंचकर वह काव्य प्रेरक शक्ति काव्य के रूप में भी प्रतिष्ठित हो गया। कामायनी बहुत बड़ी रचना है इनकी, आप याद रखिएगा। 1936 में लिखी गई थी कामायनी, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना ही है। कामायनी के बारे में हर विषय में, हर जगह आपको कामायनी पाठ्यक्रम में मिलेगी, उसको आपको पढ़ना ही है। लेकिन आज हम पुरस्कार कहानी पढ़ रहे हैं। बाद के प्रगतिशील एवं नई कविता दोनों धाराओं के प्रमुख आलोचकों ने उसकी इस शक्तिमत्ता की स्वीकृति दी। इसका एक अतिरिक्त प्रभाव यह भी हुआ कि खड़ी बोली हिंदी काव्य की निर्विवाद सिद्ध भाषा बन गई। आप याद रखिए, जो हमारे जयशंकर प्रसाद हैं उन्होंने भी सबसे पहले रचनाएं लिखना ब्रज भाषा में की थी, याद रखिएगा, है ना। लेकिन बाद में उन्होंने खड़ी बोली को स्थापित किया था हमारे जो हिंदी साहित्य में। अब इनकी काव्य रचनाओं के बारे में पढ़ लेते हैं। काव्य रचनाएं थी प्रेम पथिक 1909 में प्रकाशित हुई, झरना 1918, करुणालय 1913, महाराणा का महत्व 1914, चित्राधार 1918, कानन कुसुम 1913, आंसू 1925, लहर 1935, कामायनी 1936। तो जो सन दिए गए हैं उनके आधार पर आप अपने नोट्स जब बनाएं तो इस प्रकार से बनाइएगा। पहला प्रेम पथिक, दूसरा करुणालय, तीसरा महाराणा का महत्व। इसी प्रकार से इनके सन जमा लीजिएगा, ईस्वी सन जो भी हैं इनके प्रकाशन वर्ष हैं वो इनके हिसाब से जमाइएगा। अब इसके आगे हम कहानी संग्रह पढ़ लेते हैं। कहानी संग्रह में मैंने यहाँ पर एरो क्यों लगाया है इसका अर्थ भी आप समझ गए होंगे। कहानी संग्रह छाया है 1912 में प्रकाशित हुआ, प्रतिध्वनि 1926 में प्रकाशित हुआ, आकाशदीप 1929 में, आंधी जो है 1931 में प्रकाशित हुआ। और आंधी का ही एक कहानी पुरस्कार कहानी है, आपको ये भी याद रखना है। पुरस्कार कहानी जो है वो आंधी का कहानी संग्रह में संग्रहित है, संकलित है, याद रखिएगा। प्रश्न बनता है कि आंधी आंधी
के जो काव्य संग्रह है उसमें कौन सी कहानी प्रकाशित हुई, या फिर पुरस्कार कहानी किस कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई। तो इस प्रकार से आपको याद रखना, आंधी कहानी संग्रह में ये संकलित थी। इंद्रजाल 1936 में प्रकाशित हुआ कहानी संग्रह। अब उपन्यास की बारे में बात कर लेते हैं। उपन्यास क्या थे? कंकाल 1929, तितली 1934, इरावती 1938। नाटक एवं एकांकी एवं निबंध क्या क्या थे इनके? 3 थे इनके उपन्यास, कंकाल, तितली और इरावती। याद रखना है, कंकाल, तितली और इरावती इनके 3 उपन्यास थे। नाटक, एकांकी और निबंध किस प्रकार से इन्होंने लिखे? उर्वशी 1909 में एक चंपू काव्य था। सज्जन 1910 में लिखाया। कल्याणी परिणय 1912 में लिखा, जो कि नागरी प्रचारणी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। 1931 में कुछ संशोधनों के साथ चंद्रगुप्त नाटक में यह समायोजित हो गया था, कल्याणी परिणय। याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है ये। प्रायश्चित 1914, राजश्री 1915, विशाख 1921, अजातशत्रु 1922, जन्मेजय का नाग यज्ञ 1926, कामना 1927, स्कंदगुप्त विक्रमादित्य 1928, एक घूंट एकांकी थी 1930, चंद्रगुप्त 1931 नाटक था। ध्रुव स्वामिनी भी जो है नाटक रहा है, और अग्निमित्र अपूर्ण नाटक लिखा गया है इनके द्वारा। याद रखिएगा, इन सबके सन भी याद रख लीजिएगा। सन के हिसाब से जो आती हैं, जो क्रम के अनुसार आपको जमाने के लिए दे दिए जाते हैं कई बार परीक्षाओं में, तो याद रखिएगा। निबंध क्या था? निबंध संग्रह जो था, काव्य और कला तथा अन्य निबंध 1939 में भारतीय भंडार लीडर प्रेस इलाहाबाद के द्वारा प्रकाशित हुआ था। काव्य और कला तथा अन्य निबंध 1939। रचना समग्र किस प्रकार से छापा गया है, किसने छापा है, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। जयशंकर प्रसाद की ग्रंथावली 4 खंडों में संपादित की गई है, सत्य प्रकाश मिश्र के द्वारा। डॉक्टर सत्य प्रकाश मिश्र ने इसको संपादन और भूमिका लिखी है। सत्य प्रकाश मिश्र ने 4 खंडों में लिखी गई है। आजकल आने लग गए हैं इस प्रकार से प्रश्न भी, और लोक भारती प्रकाशन ने, जो कि प्रयागराज का है, वहाँ से प्रकाशित हुआ है। आपको इस प्रकार से याद रखना है, ये इनकी रचनाएं और इनका जीवन परिचय। जीवन परिचय भी बहुत बृहद है इनका, लेकिन इनकी 3 पत्नियां थीं, 2 पत्नियां क्षय रोग से देहावसान हो गया उनका, इस प्रकार से। और एक ये व्यापारिक घर में थे। संस्कृत की जो इन्होंने बहुत अच्छे से शिक्षा प्राप्त की थी। 6वीं कक्षा तक इन्होंने स्कूल में दाखिला लिया। 6वीं के बाद 7वीं में आते ही इन्होंने घर में ही शिक्षा लेना प्रारंभ कर दिया। और इनके घर से इनका बैकग्राउंड किस प्रकार का था, पहले से ही कला के रूप में ये लिखते आए थे। इनके घर में कला का बहुत ज़्यादा सम्मान था। इसी प्रकार इनको कलाधर भी कहा जाता है, झारखंडी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो अब हम अपनी कहानी पुरस्कार पढ़ेंगे। यहाँ पर एक बार और अलग प्रकार से इनका परिचय लिखा है, तो वो भी हम पढ़ लेते हैं। जयशंकर प्रसाद प्रेमचंद युग के एक महत्वपूर्ण कहानीकार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। यह अजीब संयोग है कि काशी में उन दिनों हिंदी के 3 दिग्गज साहित्यकार मौजूद थे। तीनों चिंतन और लेखन के स्तर पर समय और समाज के यथार्थ को अलग अलग ढंग से अभिव्यक्त कर रहे थे। जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद और रामचंद्र शुक्ल एक ही देश और काल में रचनारत थे। जयशंकर प्रसाद कविता और कहानी दोनों ही मोर्चे में एक साथ सक्रिय थे। अन्य विधाओं में अपनी रचनात्मक सक्रियता के कारण वे कहानी को केंद्रीय विधा के रूप में भले ही प्रतिष्ठित न कर सके, फिर भी कहानी के प्रति उनके मन में गहरी दिलचस्पी थी। गुंडा, पुरस्कार, आकाशदीप, ग्राम, गुलाम, तानसेन, जहां आरा जैसे कहानियां उनकी रचनात्मक क्षमता का प्रमाण हैं। प्रसाद की आरंभिक कहानियों का संकलन 1912 में छाया नाम से प्रकाशित हुआ था, जबकि अंतिम कहानी संग्रह इंद्रजाल उनके निधन के 1 वर्ष पहले सन 1936 में प्रकाशित हुआ था। काव्य और नाटक में के साथ साथ प्रसाद ने कहानी, उपन्यास और निबंध को एक विशिष्ट पहचान दी थी। प्रसाद अंतर्मुखी प्रवृत्ति के लेखक थे, किंतु अपने युग के प्रति वे उदासीन नहीं थे। हाँ, यह जरूर है कि उनके समकालीन प्रेमचंद के लेखन में तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक हलचलों की जैसी मुखर अभिव्यक्ति मिलती है, वैसी प्रसाद के यहाँ नहीं है। दरअसल संस्कृति, इतिहास और भारतीय दर्शन के प्रति उनकी विशेष दिलचस्पी ने उनके सृजनात्मक सरोकारों को एक अलग दिशा में मोड़ दिया। जहाँ वे अपने युग की हलचलों का वैसा तथ्यात्मक और यथार्थवादी चित्रण नहीं कर सके जैसा प्रेमचंद के कथा साहित्य में मिलता है, यहीं पर इन दोनों लेखकों ने रचनात्मक धरातल पर अंतर
लेखकों के रचनात्मक धरातल पर अंतर साफ साफ झलकने लगता है। प्रसाद भारत की गरिमा और गौरव का बखान सांस्कृतिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में कर रहे थे। आप सभी जानते हैं कि ऐतिहासिक प्रकार के जो इनका जो नाटक और जो इनका गद्य है वो ऐतिहासिक ही है। ये पूछा भी गया है कई बार परीक्षाओं में। इस तरह वे अंग्रेजों की पराधीनता से उपजी भारतीय जनता की हताशा और पीड़ा को अतीत के गौरवगान से सहलाना चाहते थे। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि प्रसाद अपने लेखन में जिस चित्रण की शैली को अपनाते हैं उससे उनकी गंभीरता और कलात्मक उत्कर्ष देखते ही बनता है। प्रसाद जिस समय कहानियाँ लिख रहे थे वह स्वाधीनता आंदोलन में उत्कर्ष का काल था। देश में क्रांतिकारी आंदोलन सक्रिय था। ऐसे में प्रसाद इन घटनाओं से पूरी तरह निर्लिप्त हों ऐसा संभव नहीं था। स्वाधीनता की चेतना उनके यहाँ बहुत मुखर रूप से नहीं बल्कि परोक्ष और मध्यम रूप से दिखाई देती है। और महत्वपूर्ण यह है कि प्रसाद ने इस मुक्ति चेतना को इतिहास से जोड़कर अपनी रचनाओं में अभिव्यक्त किया है। कहना ना होगा कि उन्होंने ऐतिहासिक पात्रों के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना को व्यक्त करने का प्रयास किया। जहां उनके पात्र जातीय अभियान, राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए कटिबद्ध दिखाई देते हैं। पुरस्कार उनकी ऐसी ही कहानी है जिसमें प्रेम और मुक्ति चेतना का विकास लक्षित किया जा सकता है। यह आपको इस वाक्य को याद रखना है। एक ऐसी कहानी है पुरस्कार जिसमें प्रेम और मुक्ति चेतना का विकास लक्षित किया जा सकता है। कौशल के प्रसिद्ध परंपरागत उत्सव के में राज्य द्वारा मधुलिका की कृषि भूमि अधिग्रहित कर ली जाती है। यहाँ से सार भी बता दिया गया है। मधुलिका इसकी पात्र है। इनकी अधिग्रहित कर ली जाती है जमीन जो कृषि भूमि होती है, लेकिन वह उस भूमि के बदले राजा से पुरस्कार लेना स्वीकार नहीं करती क्योंकि वह उसकी पैतृक संपत्ति थी जिसे बेचना वह अपराध समझती थी। मधुलिका द्वारा स्वर्ण मुद्राओं का अस्वीकार और जीवन यापन के लिए कठिन श्रम उसकी देशभक्ति और ईमानदारी का प्रमाण है। राष्ट्रीय प्रेम और मुक्ति चेतना का यह अन्यतम उदाहरण और है। जहां कौशल पर कब्जे की योजना बनाते अरुण का रहस्य वह राज सैनिकों के समक्ष उद्घाटित करती है और पुरस्कार स्वरूप खुद को प्राणदंड करने के लिए प्रस्तुत कर देती है क्योंकि राजा ने अरुण को प्राणदंड आदेश दिया था और मधुलिका अरुण से प्रेम करती थी। कितने गहन अंतर्द्वंद से मधुलिका को गुजरना पड़ा होगा। एक तरफ मातृभूमि की रक्षा का सवाल और दूसरी ओर प्रेम का लहराता समुद्र। दोनों में से वह किसे चुने, निश्चय ही यह प्रश्न उसके अस्तित्व को मथ रहा होगा। लेकिन मधुलिका ने जिस बुद्धिमानी का परिचय दिया उसे देश और प्रेम दोनों के प्रति उसकी ईमानदारी पर संदेह नहीं किया जा सकता। प्रसाद अपनी रचनाओं में प्रेम, राष्ट्र के प्रति अथवा मनुष्य के प्रति को विशेष महत्व देते हैं। मधुलिका का पुरस्कार के रूप में प्राणदंड की मांग और अरुण के साथ खड़ा हो जाना प्रेम की पराकाष्ठा का प्रमाण भी है। प्रसाद की कहानियों में देश प्रेम, मानव प्रेम, मुक्ति चेतना इसी तरह अपना स्वरूप ग्रहण करते हैं। उनके यहाँ किसी बड़े संघर्ष का कोई चित्र नहीं दिखाई देता। भाषा के स्तर पर भी बेहद काव्यात्मक भाषा का प्रयोग करते हैं जिसमें संस्कृतनिष्ठ शब्दों की भरमार होती है। ऐतिहासिक पौराणिक आख्यानों के साथ ही इस भाषा का व्यवहार संभव है। प्रेमचंद अथवा बाद के कथाकारों ने जिस कथा भूमि का स्पर्श किया वहाँ प्रसाद की कोमल कांत पदावली काम न कर पाती। यही कारण है कि एक ही समय में भिन्न वस्तु का आग्रह होने के कारण प्रसाद और प्रेमचंद की भाषा में बहुत अंतर दिखाई देता है। लेकिन यह जरूर है कि राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्श और नैतिकता का जो भाव प्रबल था वह प्रसाद और प्रेमचंद दोनों के कथा साहित्य में मिलता है। कहना न होगा कि प्रसाद ने इतिहास, पुराण और संस्कृति का उपयोग अपनी युगीन आवश्यकताओं के संदर्भ में जनता की इच्छाओं, आकांक्षाओं को स्वर देने के लिए ही किया है। तो यहाँ पे सार भी बता दिया है और इनकी भाषा शैली, भावनात्मकता भी बता दी है। अब हम इसकी कहानी जो पुरस्कार है वो हम पढ़ लेते हैं जिससे आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा। ये आर्द्रा नक्षत्र, आकाश में काले काले बादलों की घुमड़ जिसमें देव दुंदुभि का गंभीर घोष, प्राची के एक निरभ्र कोने से स्वर्ण पुरुष झांकने लगा, देखने महाराज की सवारी। शैलमाला के अंचल में समतल उर्वरा भूमि से सौंधी बास उठ रही थी। नगर तोरण से जयघोष हुआ। भीड़ में गजराज का चामरधारी शुंड उन्नत दिखाई पड़ा। वह हर्ष और उत्साह का समुद्र हिलोर भरता हुआ आगे बढ़ने लगा। अब ये याद रखिएगा, ये पूछा जाता है किस नक्षत्र के समय पे वहाँ पर खेती होने का प्रारंभ होता है और जो उत्सव होता है वहाँ किस नक्षत्र में मनाया जाता है। तो प्रश्न बन सकता है कि किस नक्षत्र की बात हुई है उस कहानी में।
प्रभात की हिम किरणों से अनुरंजित नन्ही नन्ही बूंदों का एक झोंका स्वर्ण मल्लिका के समान बरस पड़ा। मंगल सूचना से जनता ने हर्ष ध्वनि की। रथों, हाथियों और अश्वारोहियों की पंक्तियां जम गई। दर्शकों की भीड़ कम न थी। गजराज बैठ गया। सीढ़ियों से महाराज उतरे। सौभाग्यवती और कुमारी सुंदरियों के दो दल आम्र पल्लवों से सुशोभित मंगल कलश और फूल, कुमकुम और खीलों से भरे थाल लिए मधुर गान करते हुए आगे बढ़े। महाराज के मुख पर मधुर मुस्कान थी। पुरोहित वर्ग ने स्वस्त्ययन किया। स्वर्ण रंजित हल की मूठ पकड़कर राजा ने जुते हुए सुंदर पुष्ट बैलों को चलने का संकेत किया। बाजे बजने लगे। किशोरी कुमारियों ने खीलों और फूलों की वर्षा की। कौशल का यह उत्सव प्रसिद्ध था। एक दिन के लिए महाराज को कृषक बनना पड़ता। उस दिन इंद्र पूजन की धूमधाम होती, गोठ होती। नगर निवासी उस पहाड़ी भूमि में आनंद मनाते। प्रतिवर्ष कृषि का यह महोत्सव उत्साह से संपन्न होता। दूसरे राज्यों से भी युवक राजकुमार इस उत्सव में बड़े चाव से आकर योग देते। अब ये कौन सा इंद्र पूजन होता था? आर्द्रा जो नक्षत्र था उस समय जब राजा कृषक बनते थे, उस समय की बात बता रहे हैं, याद रखिएगा। मगध का एक राजकुमार अरुण, यहाँ पर मधुलिका तो थी ही, अरुण दूसरा पात्र था। पात्र भी हम बताते चल रहे हैं इसी के अंतर्गत। राजकुमार अरुण अपने रथ पर बैठा बड़े कुतूहल से यह दृश्य देख रहा था। बीजों को का एक थाल लिए कुमारी मधुलिका महाराज के साथ थी। बीज बोते हुए महाराज जब हाथ बढ़ाते तब मधुलिका उनके सामने थाल कर देती। यह खेत मधुलिका का था जो इस साल महाराज की खेती के लिए चुना गया था, इसलिए बीज देने का सम्मान मधुलिका को ही मिला। वह कुमारी थी, सुंदरी थी। कौशेय वसन उसके शरीर पर इधर उधर लहराता हुआ स्वयं सुशोभित हो रहा था। वह कभी उसे संभालती और कभी अपने रखे अलकों को। कृषक बालिका के शुभ्र भाल पर श्रम कणों की भी कमी न थी। वे सब बरौनियों में गुथे जा रहे थे। सम्मान और लज्जा उसके अधरों पर मंद मुस्कुराहट के साथ सिहर उठते, किंतु महाराज को बीज देने में उसने शिथिलता नहीं की। सब लोग महाराज का हल चलाना देख रहे थे, विस्मय से, कुतूहल से, और अरुण देख रहा था कृषक कुमारी मधुलिका को। आहा, कितना भोला सौंदर्य, कितनी सरल चितवन। उत्सव का प्रधान कृत्य समाप्त हो गया। महाराज ने मधुलिका के खेत को पुरस्कार दिया। थाल में कुछ स्वर्ण मुद्राएं, वह राजकीय अनुग्रह था। मधुलिका ने थाली सिर से लगा ली, किंतु साथ ही उसने स्वर्ण मुद्राओं को महाराज पर न्यौछावर करके बिखेर दिया। मधुलिका की उस समय की ऊर्जस्वित मूर्ति लोग आश्चर्य से देखने लगे। महाराज की भ्रुकुटी भी जरा चढ़ी ही थी कि मधुलिका ने सविनय कहा, देव, यह मेरे पितृ पितामहों की भूमि है, इसे बेचना अपराध है, इसलिए मूल्य स्वीकार करना मेरी सामर्थ्य के बाहर है। महाराज के बोलने से पहले ही वृद्ध मंत्री ने तीखे स्वर से कहा, अबोध, क्या बक रही है? राजकीय अनुग्रह का तिरस्कार तेरी भूमि से चौगुना मूल्य है। फिर कौशल का तो यह सुनिश्चित राष्ट्रीय नियम है। ये राज्य का नाम है कौशल, याद रखिएगा। तू आज के राजकीय रक्षण पाने की अधिकारिणी हुई, इस धन से अपने को सुखी बना। राजकीय रक्षण की अधिकारिणी तो सारी प्रजा है मंत्रीवर। महाराज को भूमि समर्पण करने में तो मेरा कोई विरोध न था और न है, किंतु मूल्य स्वीकार करना संभव है। मधुलिका उत्तेजित हो उठी। महाराज के संकेत करने पर मंत्री ने कहा, देव, वाराणसी युद्ध के अन्यतम वीर सिंहमित्र की यह एकमात्र कन्या है। महाराज चौंकुटे, सिंहमित्र की कन्या, जिसने मगध के सामने कौशल की लाज रख ली थी, उसी वीर की मधुलिका कन्या है। यहाँ पर एक सिंहमित्र का पात्र भी उठ के आता है जो मधुलिका के पिता थे और उन्होंने वाराणसी युद्ध में अपनी वीरता का परिचय दिया था और कौशल को जिताया था। हाँ देव, सविनय मंत्री ने कहा। इस उत्सव के परंपरागत नियम क्या हैं मंत्रीवर? महाराज ने पूछा। देव, नियम तो बहुत साधारण है। किसी भी अच्छी भूमि को इस उत्सव के लिए चुनकर नियमानुसार पुरस्कार स्वरूप उसका मूल्य दे दिया जाता है, वह भी अत्यंत अनुग्रह पूर्वक, अर्थात भूसंपत्ति का चौगुना मूल्य उसे मिलता है। उस खेती को वही व्यक्ति वर्ष भर देखता है, वह राजा का खेत कहा जाता है। महाराज को विचार संघर्ष से विश्राम की अत्यंत आवश्यकता थी। महाराज चुप रहे। जयघोष के साथ सभा विसर्जित हुई। सब अपने अपने शिविरों में चले गए, किंतु मधुलिका को उत्सव में फिर किसी ने न देखा। वह अपने खेत की सीमा पर विशाल मधुक वृक्ष के चिकने हरे पत्तों की छाया में अनमनी चुपचाप बैठी रही।
रात्रि का उत्सव अब विश्राम ले रहा था। राजकुमार उसमें सम्मिलित नहीं हुआ। राजकुमार कौन? अरुण। अपने विश्राम भवन में जागरण कर रहा था। आंखों में नींद न थी। प्राची में जैसे गुलाली खिल रही थी, वह रंग उसकी आंखों में था। किसका? मधुलिका का। सामने देखा तो मुंडेर पर कपोती एक पैर पर खड़ी, पंख फैलाए अंगड़ाई ले रही थी। अरुण उठ खड़ा हुआ। द्वार पर सुसज्जित अश्व था। वह देखते देखते नगर तोरण पर जा पहुंचा। रक्षक गण ऊँघ रहे थे। अश्व के पैरों से चौंक उठे। युवक कुमार तीर सा निकल गया। सिंधु देश का तरंग प्रभात के पवन से पुलकित हो रहा था। घूमता घूमता अरुण उसी मधुक वृक्ष के नीचे पहुंचा, जहां मधुलिका अपने हाथ पर सिर धरे हुए खिन्न मुद्रा का सुख ले रही थी। अरुण ने देखा एक छिन्न माधवी लता वृक्ष की शाखा से च्युत होकर पड़ी है। सुमन मुकुलित भ्रमर निष्पन्द थे। अरुण ने अपने अश्व को मौन रहने का संकेत दिया उस सुषमा को देखने के लिए, परंतु कोकिल बोल उठा, जैसे उसने अरुण से प्रश्न किया, छी! कुमारी के सोए हुए सौंदर्य पर दृष्टिपात करने वाले धृष्ट, तुम कौन? मधुलिका की आंखें खुल पड़ीं। उसने देखा एक अपरिचित युवक। वह संकोच से उठ बैठी। भद्रे, तुम ही न कल के उत्सव की संचालिका रही हो? यह अरुण पूछता है। उत्सव? हाँ, उत्सव ही तो था। कल उस सम्मान। क्यों, आपको कल का स्वप्न सता रहा है? भद्र, क्या मुझे इस अवस्था में संतुष्ट न रहने देंगे? मेरा हृदय तुम्हारी उस छवि का भक्त बन गया है देवी। मेरे उस अभिनय का, मेरी विडंबना का। आह, मनुष्य कितना निर्दय है। अपरिचित, क्षमा करो, जाओ अपने मार्ग। सरलता की देवी, मैं मगध का राजकुमार तुम्हारे अनुग्रह का प्रार्थी हूँ। मेरे हृदय की भावना अब गुंठन में रहना नहीं जानती। उसे अपनी राजकुमार, मैं कृषक बालिका हूँ, आप नंदन बिहारी और मैं पृथ्वी पर परिश्रम करके जीने वाली। आज मेरी स्नेह की भूमि पर से मेरा अधिकार छीन लिया गया है। मैं दुख से विकल हूँ, मेरा उपहास न करो। मैं कौशल नरेश से तुम्हारी भूमि तुम्हें दिलवा दूंगा। नहीं, वह कौशल का राष्ट्रीय नियम है, उसे बदलना नहीं चाहती, चाहे उससे मुझे कितना ही दुख हो। तब तुम्हारा रहस्य क्या है? यह रहस्य मानव हृदय का है, मेरा नहीं। राजकुमार, नियमों से यदि मानव हृदय बाध्य होता तो आज मगध के राजकुमार का हृदय किसी राजकुमारी की ओर न खिंचकर एक कृषक बालिका का अपमान करने न आता। मधुलिका उठ खड़ी हुई। चोट खाकर राजकुमार लौट पड़ा। किशोर किरणों से उसका रत्न किरीट चमक उठा। अश्ववेग से चला जा रहा था और मधुलिका निष्ठुर प्रहार करके क्या स्वयं आहत न हुई? उसके हृदय में टीस सी होने लगी। वह सजल नेत्रों से उड़ती हुई धूल देखने लगी। मधुलिका ने राजा का प्रतिवादन अनुग्रह नहीं लिया। वह दूसरे खेतों में काम करती और चौथे पहर रूखी सूखी खाकर पड़ी रहती। मधुक वृक्ष के नीचे छोटी सी पर्णकुटीर थी। सूखे डंठलों से उसकी दीवार बनी थी। मधुलिका का वही आश्रय था। कठोर परिश्रम से जो रूखा अन्न मिलता, वही उसकी सांसों को बढ़ाने के लिए पर्याप्त था। दुबली होने पर भी उसके अंग पर तपस्या की कांति थी। आसपास के कृषक उसका आदर करते। वह एक आदर्श बालिका थी। दिन, सप्ताह, महीने और वर्ष बीतने लगे। शीतकाल की रजनी, मेघों से भरा आकाश, जिसमें बिजली की दौड़ धूप। मधुलिका का छाजन टपक रहा था। ओढ़ने की कमी थी। ठिठुर कर एक कोने में बैठी थी। मधुलिका अपने अभाव को आज बढ़ाकर सोच रही थी। जीवन से सामंजस्य बनाए रखने वाले उपकरण तो अपनी सीमा निर्धारित रखते हैं, परंतु उनकी आवश्यकता और कल्पना भावना के साथ बढ़ती घटती रहती है। आज बहुत दिनों पर उसे बीती हुई बात स्मरण हुई। 2 नहीं 3 वर्ष हुए होंगे। इसी मधुक के नीचे प्रभात में तरुण राजकुमार ने क्या कहा था? वह अपने हृदय से पूछने लगी। उन चाटुकारी के शब्दों को सुनने के लिए उत्सुक सी वह पूछने लगी, क्या कहा था? दुग्ध हृदय उन स्वप्न सी बातों को स्मरण रख सकता था, और स्मरण ही होता तो भी कष्टों की इस काली निशा में वह कहने का साहस करता, हाय रे विडंबना। आज मधुलिका उस बीते हुए क्षण को लौटा लेने के लिए विकल थी। दारिद्र्य की ठोकरों ने उसे व्यथित और अधीर कर दिया है। मगध की प्रासादमाला के वैभव का काल्पनिक चित्र
उन सूखे डंठलों के रंध्रों से नभ में बिजली के आलोक में नाचता हुआ दिखाई देने लगा। खिलवाड़ी शिशु जैसे श्रावण की संध्या में जुगनू को पकड़ने के लिए हाथ लपकाता है, वैसे ही मधुलिका मन ही मन कह रही थी, अभी वह निकल गया। वर्षा ने भीषण रूप धारण किया। गड़गड़ाहट बढ़ने लगी। ओले पड़ने की संभावना थी। मधुलिका अपनी जर्जर झोपड़ी के लिए कांप उठी। सहसा बाहर कुछ शब्द हुआ। कौन है यहाँ? पथिक को आश्रय चाहिए। मधुलिका ने डंठलों का कपाट खोल दिया। बिजली चमक उठी। उसने देखा एक पुरुष घोड़े की डोर पकड़े खड़ा है। सहसा वह चिल्ला उठी, राजकुमार? मधुलिका, आश्चर्य से युवक ने कहा। एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। मधुलिका अपनी कल्पना को सहसा प्रत्यक्ष देखकर चकित हो गई। इतने दिनों के बाद आज फिर? अरुण ने कहा, कितना समझाया मैंने, परंतु। मधुलिका अपनी दयनीय अवस्था पर संकेत करते देना नहीं चाहती थी। उसने कहा, और आज आपकी यह क्या दशा है? सिर झुकाकर अरुण ने कहा, मैं मगध का विद्रोही निर्वासित कौशल में जीविका खोजने आया हूँ। मधुलिका उस अंधकार में हंस पड़ी। मगध के विद्रोही राजकुमार का स्वागत करे एक अनाथनी कृषक बालिका? यह भी एक विडंबना है। तो भी मैं स्वागत के लिए प्रस्तुत हूँ। शीतकाल की निस्तब्ध रजनी, कोहरे से धुली हुई चांदनी, हाड़ कपा देने वाला समीर। तो भी अरुण और मधुलिका की वाणी में उत्साह था, किंतु अरुण जैसे अत्यंत सावधान होकर बोलता। मधुलिका ने पूछा, जब तुम इतनी विपन्न अवस्था में हो तो फिर इतने सैनिकों के साथ रखने की क्या आवश्यकता है? इतने सैनिकों को साथ रखने की क्या आवश्यकता है मधुलिका? बाहुबल ही तो वीरों की आजीविका है। ये अरुण ने कहा है। ये पंक्ति याद रखिएगा। बाहुबल ही तो वीरों की आजीविका है। यह मेरे जीवन मरण के साथी हैं। भला मैं इन्हें कैसे छोड़ देता, और करता ही क्या? क्यों? हम लोग परिश्रम से कमाते और खाते। अब तो तुम भूल ना करो, मैं अपने बाहुबल पर भरोसा करता हूँ। नए राज्य की स्थापना कर सकता हूँ। निराश क्यों हो जाऊँ? अरुण के शब्दों में कंपन था। वह जैसे कुछ कहना चाहता था पर कह ना सकता था। नवीन राज? ओहो, तुम्हारा उत्साह तो कम नहीं। भला कैसे? कोई ढंग बताओ तो मैं भी कल्पना का आनंद ले लूँ। कल्पना का आनंद नहीं मधुलिका, मैं तुम्हें राजरानी के सम्मान से सिंहासन पर बिठाऊंगा। तुम अपने छिने हुए खेत की चिंता करके भयभीत न हो। एक क्षण में सरल मधुलिका के मन में प्रसाद का अंधड़ बहने लगा। द्वंद्व मच गया। उसने सहसा कहा, आह, मैं सचमुच आज तक तुम्हारी प्रतीक्षा करती थी राजकुमार। अरुण ढिठाई से उसके हाथों को दबाकर बोला, तो मेरा भ्रम था, तुम सचमुच मुझे प्यार करती हो। युवती का वक्षस्थल फूल उठा। हाँ, वह हाँ भी नहीं कह सकी, ना भी नहीं। अरुण ने उसकी अवस्था का अनुभव कर लिया। कुशल मनुष्य के समान उसने अवसर को हाथ से न जाने दिया। तुरंत बोल उठा, तुम्हारी इच्छा हो तो प्राणों से पण लगाकर मैं तुम्हें इस कौशल सिंहासन पर बिठा दूं मधुलिके। अरुण के खड्ग का आतंक देखोगी। मधुलिका इस बार कांप उठी। वह कहना चाहती थी नहीं, किंतु उसके मुंह से निकला, क्या? सत्य मधुलिका, कौशल नरेश तभी से तुम्हारे लिए चिंतित हैं, यह मैं जानता हूँ। तुम्हारी साधारण सी प्रार्थना वह अस्वीकार न करेंगे, और मुझे यह भी विदित है कि कौशल के सेनापति अधिकांश सैनिकों के साथ पहाड़ी दस्युओं का दामन करने के लिए बहुत दूर चले गए हैं। मधुलिका की आंखों के आगे बिजलियां हंसने लगीं। दारुण भावना से उसका मस्तक विकृत हो उठा। अरुण ने कहा, तुम बोलती नहीं हो? जो कहोगे वह करूंगी, मंत्रमुग्ध सी मधुलिका ने कहा। स्वर्ण मंच पर कौशल नरेश अर्धनिद्रित अवस्था में आंखें मुकुलित किए हैं। वह एक चामर धारिणी युवती पीछे खड़ी अपनी कलाई बड़ी कुशलता से घुमा रही है। चामर के शुभ्र आंदोलन उस प्रकोष्ठ में धीरे धीरे संचालित हो रहे हैं। तांबूल वाहिनी प्रतिमा के समान दूर खड़ी है। प्रतिहारी ने आकर कहा, जय हो देव, एक स्त्री कुछ प्रार्थना करने आई है। आंखें खोलते हुए महाराज ने कहा, स्त्री प्रार्थना करने आई है? आने दो। प्रतिहारी के साथ मधुलिका आई। उसने प्रणाम किया। महाराज ने स्थिर दृष्टि से उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हें कहीं देखा है? 3 बरस हुए देव, मेरी भूमि खेती के लिए ली गई थी। ओह, तो तुमने इतने दिन कष्ट में बिताए, आज उसका मूल्य मांगने आई हो? क्यों? अच्छा, तुम्हें मिलेगा। प्रतिहारी, नहीं महाराज, मुझे मूल्य नहीं चाहिए। मूर्ख, फिर क्या चाहिए? उतनी ही भूमि दुर्ग के दक्षिणी नाले के समीप की जंगली भूमि, वहीं अपनी खेती करूंगी। मुझे एक सहायक मिल गया है, वह मनुष्यों से मेरी सहायता करेगा। भूमि को समतल भी बनाना होगा।
महाराज ने कहा, कृषक बालिके, वह बड़ी उबड़ खाबड़ भूमि है, तिस पर वह दुर्ग के समीप एक सैनिक महत्व रखती है, तो फिर निराश लौट जाऊं। सिंहमित्र की कन्या, मैं क्या करूं? तुम्हारी ये प्रार्थना, देव जैसी आज्ञा हो। जाओ, तुम श्रमजीवियों को उसमें लगाओ, मैं अमात्य को आज्ञा पत्र देने का आदेश करता हूँ। जय हो देव, कहकर प्रणाम करती हुई मधुलिका राजमंदिर के बाहर आई। दक्षिण के दुर्ग भयावने नाले के तट पर घना जंगल है। आज मनुष्यों को के पद संचार से शून्यता भंग हो रही थी। अरुण के छिपे हुए मनुष्य स्वतंत्रता से इधर उधर घूमते थे। झाड़ियों को काटकर पथ बन रहा था। नगर दूर था, फिर उधर यूं ही कोई नहीं आता था। फिर अब तो महाराज की आज्ञा से वहां मधुलिका का अच्छा सा खेत बन रहा था। तब इधर की किसको चिंता होती। एक घने कुंज में अरुण और मधुलिका एक दूसरे को हर्षित नेत्रों से देख रहे थे। संध्या हो चली थी। निबिड़ वन में उन नवागत मनुष्यों को देखकर पक्षीगण अपने नीड़ को लौटते हुए अधिक कोलाहल कर रहे थे। प्रसन्नता से अरुण की आंखें चमक उठीं। सूर्य की अंतिम किरण झुरमुट में घुसकर मधुलिका के कपोलों से खेलने लगी। अरुण ने कहा, 4 प्रहर और विश्वास करो, प्रभात में ही इस जीर्ण कलेवर कौशल राष्ट्र की राजधानी श्रावस्ती में तुम्हारा अभिषेक होगा और मगध से निर्वासित मैं एक स्वतंत्र राष्ट्र का अधिपति बनूंगा। मधुलिके, भयानक। अरुण, तुम्हारा साहस देख मैं चकित हो रही हूँ। केवल 100 सैनिकों से तुम रात के तीसरे प्रहर मेरी विजय यात्रा होगी, तो तुमको इस विजय पर विश्वास है? अवश्य तुम अपनी झोपड़ी में यह रात बिताओ, प्रभात से तो राजमंदिर ही तुम्हारा लीला निकेतन बनेगा। मधुलिका प्रसन्न थी, किंतु अरुण के लिए उसकी कल्याण कामना सशंक थी। वह कभी कभी उद्विग्न सी होकर बालकों के समान प्रश्न कर बैठती। अरुण उसका समाधान कर देता। सहसा कोई संकेत पाकर उसने कहा, अच्छा, अंधकार अधिक हो गया है, अभी तुम्हें दूर जाना है और मुझे भी प्राणपण से इस अभियान के प्रारंभिक कार्यों को अर्धरात्रि तक पूरा कर लेना चाहिए। तब रात्रि भर के लिए विदा। मधुलिका उठ खड़ी हुई। कटीली झाड़ियों से उलझती हुई क्रम से बढ़ने वाले अंधकार में वह झोंपड़ी की ओर चली। पथ अंधकारमय था और मधुलिका का हृदय भी निबिड़तम से घिरा था। उसका मन सहसा विचलित हो उठा। मधुरता नष्ट हो गई। जितनी सुख कल्पना थी वह जैसे अंधकार में विलीन होने लगी। वह भयभीत थी। पहला भय उसे अरुण के लिए उत्पन्न हुआ। यदि वह सफल ना हुआ तो? फिर सहसा सोचने लगी, वह क्यों सफल हो? श्रावस्ती दुर्ग एक विदेशी के अधिकार में क्यों चला जाए? यहाँ पर देखिए, यहाँ पे प्रेम खत्म हो गया, यहाँ पर राष्ट्र भावना जागृत हो गई। मगध का चिर शत्रु, ओह उसकी विजय। कौशल नरेश ने क्या कहा था? सिंहमित्र की कन्या, सिंहमित्र कौशल का रक्षक वीर, उसी की कन्या आज क्या करने जा रही है? नहीं नहीं, मधुलिका, जैसे उसके पिता उस अंधकार में पुकार रहे थे। वह पगली की तरह चिल्ला उठी, रास्ता भूल गई। रात एक पहर बीत चली, मधुलिका अपनी झोपड़ी तक न पहुंची। वह अधेड़ वन में विक्षिप्त सी चली जा रही थी। उसकी आंखों के सामने कभी सिंहमित्र, कभी अरुण की मूर्ति अंधकार में चित्रित होती जाती। उसे सामने आलोक दिखाई पड़ा। वह बीच पथ में खड़ी हो गई। प्राय 100 उल्काधारी अश्वारोही चले आ रहे थे और आगे आगे एक वीर अधेड़ सैनिक था। उसके बाएं हाथ में अश्व की वल्गा और दाहिने हाथ में नग्न खड्ग। अत्यंत वीरता से वह टुकड़ी अपने पथ पर चल रही थी, परंतु मधुलिका बीच पक्ष से हिली नहीं। प्रमुख सैनिक पास आ गया, पर मधुलिका अब भी नहीं हटी। सैनिक ने अश्व रोक कर कहा, कौन? कोई उत्तर नहीं मिला। तब एक दूसरे अश्वारोही ने कड़क कर कहा, तू कौन है स्त्री? कौशल के सेनापति को उत्तर शीघ्र दे। रमणी जैसे विकारग्रस्त स्वर में चिल्ला उठी, बांध लो, मुझे बांध लो, मेरी हत्या करो, मैंने अपराध ही ऐसा किया है। सेनापति हंस पड़े, बोले, पगली है? पगली नहीं, यदि वही होती तो इतनी विचार वेदना क्यों होती? सेनापति, मुझे बांध लो, राजा के पास ले चलो। क्या है, स्पष्ट कह। श्रावस्ती का दुर्ग एक प्रहर में दस्युओं के हस्तगत हो जाएगा। दक्षिणी नाले के पार उनका आक्रमण होगा। सेनापति चौंक उठे। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, तू क्या कह रही है? मैं सत्य कह रही हूँ, शीघ्रता करो। सेनापति ने 80 सैनिकों को नाले की ओर धीरे धीरे बढ़ने की आज्ञा दी और स्वयं 20 अश्वारोहियों के साथ दुर्ग की ओर बढ़े। मधुलिका एक अश्वारोही के साथ बांधी गई। श्रावस्ती का दुर्ग, कौशल राष्ट्र का केंद्र, इस रात्रि में अपने विगत वैभव का स्वप्न देख रहा था। भिन्न राजवंशों ने उसके प्रांतों पर अधिकार जमा लिया है। वह केवल कई गांवों का अधिपति है, फिर भी उसके साथ कौशल के अतीत की स्वर्ण गाथाएं लिपटी हैं।
वही लोगों की ईर्ष्या का कारण है। जब थोड़े से अश्वारोही बड़े वेग से आते हुए दुर्ग द्वार पर रुके, तब दुर्ग की प्रहरी चौंक उठे। उल्का के आलोक में उन्होंने सेनापति को पहचाना। द्वार खुला, सेनापति घोड़े की पीठ से उतरे। उन्होंने कहा, अग्निसेन, दुर्ग में कितने सैनिक होंगे? सेनापति की जय हो। 200। उन्हें शीघ्र ही एकत्र करो, परंतु बिना किसी शब्द के। 100 को लेकर तुम शीघ्र ही चुपचाप दुर्ग के दक्षिण ओर चलो, आलोक और शब्द ना हो। सेनापति ने मधुलिका की ओर देखा, वह खोल दी गई। उसे अपने पीछे आने का संकेत कर सेनापति राज मंदिर की ओर बढ़े। प्रतिहारी ने सेनापति को देखते ही महाराज को सावधान किया। वह अपनी सुख निद्रा के लिए प्रस्तुत हो रहे थे, किंतु सेनापति और साथ में मधुलिका को देखते ही चंचल उठे। सेनापति ने कहा, जय हो देव, इस स्त्री के कारण मुझे इस समय उपस्थित होना पड़ा है। महाराज ने स्थिर नेत्रों से देखकर कहा, सिंहमित्र की कन्या, फिर यहाँ क्यों? क्या तुम्हारा क्षेत्र नहीं बन रहा है? कोई बाधा? सेनापति, मैंने दुर्ग के दक्षिणी नाले के समीप की भूमि इसे दी है। क्या उसी संबंध में तुम कहना चाहते हो? देव, किसी गुप्त शत्रु ने उसी ओर से आज की रात में दुर्ग पर अधिकार कर लेने का प्रबंध किया है, और इसी स्त्री ने मुझे पथ में यह संदेश दिया है। राजा ने मधुलिका की ओर देखा, वह कांप उठी। घृणा और लज्जा से वह गड़ी जा रही थी। राजा ने पूछा, मधुलिका, यह सत्य है? हाँ देव। राजा ने सेनापति से कहा, सैनिकों को एकत्र करके तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। सेनापति के चले जाने पर राजा ने कहा, सिंहमित्र की कन्या, तुमने एक बार फिर कौशल का उपकार किया। वह सूचना देकर तुमने पुरस्कार का काम किया है। अच्छा, तुम यहीं ठहरो, पहले उन आतताइयों का प्रबंध कर लूँ। अपने साहसिक अभियान में अरुण बंदी हुआ और दुर्ग उल्का के आलोक में अतिरंजित हो गया। भीड़ ने जय घोष किया, सबके मन में उल्लास था। श्रावस्ती दुर्ग आज एक दस्यु के हाथों में जाने से बचा था। आबाल वृद्ध नारी आनंद से उन्मत्त हो उठे। उषा के आलोक में सभा मंडप दर्शकों से भर गया। बंदी अरुण को देखते ही जनता ने रोष से हुंकारते हुए कहा, वध करो। राजा ने सबसे सहमत होकर आज्ञा दी। प्राणदंड। मधुलिका बुलाई गई। वह पगली सी आकर खड़ी हो गई। कौशल नरेश ने पूछा, मधुलिका, तुझे जो पुरस्कार लेना हो मांग। वह चुप रही। राजा ने कहा, मेरी निज की जितनी खेती है मैं सब तुझे देता हूँ। मधुलिका ने एक बार बंदी अरुण की ओर देखा। उसने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरुण हंस पड़ा। राजा ने कहा, नहीं, मैं तुझे अवश्य दूंगा, मांग ले तो मुझे भी प्राणदंड मिले। कहती वह बंदी अरुण के पास जा खड़ी हुई। तो यह कहानी समाप्त हुई। बहुत प्यारी कहानी है। देश प्रेम और प्रेम के बीच में द्वंद्व किस प्रकार से उपजता है और किस प्रकार से उसका बार बार भाव परिवर्तन होता है, तो इस कहानी के अंतर्गत हमें सीख मिलती है। देश प्रेम सबसे ऊपर है। ऐसे ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा इस वीडियो को, और आगे भी हम ऐसे ही प्रयास करते रहेंगे जिससे आपका और हमारा दोनों का ज्ञान बढ़ता रहे। पढ़ते रहिए। धन्यवाद।